हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर सेल एंड सेल थ्योरी। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में हम ऐसे डाउट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे जो क्लियर करना बड़ी मुश्किल बात है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेल से। तो सेल क्या है? द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला मींस चेंबर और कंपार्टमेंट। सेल लैटिन वर्ड सेलुला से डिराइव हो चुका है जिसकी मीनिंग है चेंबर और कंपार्टमेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने आपको बताया कि वर्ड सेल सेलुला से डिराइव हो चुका है, इसकी मीनिंग चेंबर है और कंपार्टमेंट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सेल को सेल क्यों कहते हैं या सेलुला क्यों कहते हैं? ठीक है, इसका रीजन क्या है कि हमने इसको सेल या सेलुला का नाम दिया। Why it is called cell or cellula? तो इसका आंसर समझने के लिए हमें सबसे पहले सेल की डिस्कवरी पे जाना पड़ेगा। तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 फर्स्ट इन प्लांट कार्क थ्रू हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। तो सेल सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया 1665 में प्लांट के कार्क में। कार्क जो है ये पेड़ की छाल को कहते हैं, ये प्लांट के स्टेम में जो है पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल डिस्कवर किया 1665 में प्लांट के कार्क में, जिसे हम कार्क सेल कहते हैं, अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के थ्रू। ही ऑब्जर्व्ड दैट कार्क हैज मेड ऑफ honeycomb और कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर व्हिच ही कॉल्ड सेल और सेलुला। रॉबर्ट हुक ने जब अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू प्लांट के कार्क्स को देखा तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एग्जामिन किया, इन्होंने देखा कि ये जो कार्क है ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर या कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जिसको इन्होंने सेल और सेलुला का नाम दिया। अब मैंने आपको बताया कि सेलुला का मतलब क्या है, चेंबर और कंपार्टमेंट। तो रॉबर्ट हुक ने इसको सेल या सेलुला क्यों कहा? रॉबर्ट हुक ने इसको सेल और सेलुला इस वजह से कहा, जब रॉबर्ट हुक ने कार्क सेल को एग्जामिन किया तो वो चेंबर टाइप का था, वो चेंबर जैसे स्ट्रक्चर से बना हुआ था। इसी तरह के स्ट्रक्चर से, ये मैंने आपके लिए ड्रा किए, एक हेक्सीन लाइक स्ट्रक्चर है, ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है और कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर हम भी इसे कह सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने देखा कि ये जो कार्क है ये इस तरह के स्ट्रक्चर से बना हुआ है और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम सेलुला कहते हैं और सेल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वजह से हम रॉबर्ट हुक ने जो है इसको सेल और सेलुला कहा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि ठीक है, सेल तो लैटिन वर्ड से डिराइव हो चुका है, सेल को हम सेल और सेलुला इस वजह से कहते हैं, लेकिन हमें बताए कि ये सेल क्या है। तो सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, Why do we call it structure and functional unit of life? हम सेल को क्यों स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं? Why do we call it? तो सेल क्या है? हमें पता है कि सेल जो है वो ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और कंपाउंड से बना होता है। ठीक है स्टूडेंट, जब डिफरेंट सेल जो है वो कंबाइन हो जाते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। जब डिफरेंट टिश्यू कंबाइन हो जाते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। जब डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन हो जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम एक कंप्लीट बॉडी बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे ये बॉडी किस चीज से बनी? ये बॉडी सेल से बनी। तो हम इस वजह से कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहां पे फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है, तो हर एक सेल हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे हमारे स्टमक के सेल अंदर जो सेल है वो हमारे क्या करते हैं, वो डाइजेशन करते हैं। ये जो लिवर के अंदर जो सेल है वो बाइल सिक्रीशन करते हैं। इसी तरह हर एक सेल डिफरेंट फंक्शन करता है। तो इसी वजह से हम सेल को क्या कहते हैं? इसी वजह से हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था, व्हाई डू वी कॉल इट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। अब हम किस तरह सेल को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेल है या ये सेल नहीं है? एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम किस तरह कहेंगे कि ये जो है ये सेल है और ये जो है ये सेल नहीं है। तो इसके लिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। वो क्या है?
हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट द गिवन थिंग इज सेल आर नॉट? वो क्या है? मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल। मेम्ब्रेन बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होता है, प्रोटेक्शन। साइटोप्लाज्म जो है ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, 70 to 90% वाटर से बना होता है, 70 to 90% वाटर से बना होता है, और इसमें डिफरेंट ऑर्गेनील्स है। इसमें क्या है? इसमें डिफरेंट ऑर्गेनील्स है। तो इसी वजह से अगर हमसे कोई पूछे कि हर जेली स्ट्रक्चर को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, नहीं भाई, साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज है, लाइसोसोम है, राइबोसोम्स है। ये जितनी भी स्ट्रक्चर है क्या है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल सिंपली हमारे पास डीएनए, आरएनए है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई आपसे पूछे कि हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये गिवन थिंग हमारे पास सेल है या नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा जेनेटिक मटेरियल। अब ये हमारे पास एनिमल सेल है। एनिमल सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और साइड पे विक्यूल होता है। तो सबसे पहले हम देखें तो एनिमल सेल के जो है ये इसकी मेम्ब्रेन है, तो ये वाला करेक्ट हो गया। मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है, और इसके अंदर क्या है? ये जो है ये कवर किया है सेल मेम्ब्रेन ने, और इसके अलावा इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनील्स भी प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, और इसके अलावा इसकी न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी प्रेजेंट है, तो हम इसे सेल कह सकते हैं। अब ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। अब हम इसे सेल कह सकते हैं या नहीं कह सकते? तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है। ये जो है ये जो है प्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन है, तो इस वजह से हम इसको मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तो बैक्टीरियोफेज जो है इसमें मेम्ब्रेन है। दूसरा साइटोप्लाज्म, तो बैक्टीरियल सेल में साइटोप्लाज्म नहीं है। बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए होगा, जिसमें जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है, तो इसी वजह से हम इसको सेल नहीं कह सकते। तो इसी वजह से हम बैक्टीरियोफेज को सेल नहीं कह सकते। तो स्टूडेंट इसको नोट कर ले, इसके बाद मैं सेल थ्योरी को डिस्कस करूंगा और इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लें। तो स्टूडेंट अब हम हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी में हम सेल थ्योरी से पहले जितने रिलेटेड कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने पेश की थी वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अरिस्टोटल ने कहा था ऑल एनिमल एंड प्लांट हैव सम रिलेशन। तमाम एनिमल और प्लांट के बीच कुछ रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप क्या है? ये सेल है। एनिमल में भी सेल है, प्लांट में भी सेल है, लेकिन उन्होंने ओनली ये कहा था ऑल एनिमल एंड प्लांट हैव सम रिलेशन जब वो एनिमल और प्लांट को स्टडी कर रहे थे। ये जो पॉइंट उन्होंने कहा था ये सेल की डिस्कवरी से पहले था। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार को एग्जामिन किया अपने माइक्रोस्कोप की थ्रू। तो उन्होंने एम्प्टी चेम्बर को पाया, इन्होंने एम्प्टी चेम्बर को पाया और इन्होंने इस एम्प्टी चेम्बर को सेलुला कहा। ठीक है स्टूडेंट, रॉबर्ट हुक ने कार्क सेल को एग्जामिन किया अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो इसने कार्क में क्या पाया? इन्होंने कार्क में एम्प्टी चेम्बर पाया और इन्होंने इस एम्प्टी चेम्बर को सेलुला का नाम दिया। और ये जो वर्क है ये इन्होंने अपने बुक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया है। ठीक है स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज में आ चुका है। अब रॉबर्ट हुक ने जब कार्क को स्टडी किया तो ये डेड सेल था। एक्चुअली उन्होंने सेल वॉल को डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? तो सबसे पहले लिविंग सेल अंटन वैन लीeuwenhoek ने डिस्कवर किया पाउंड वाटर में। पाउंड वाटर में अपने खुद की बनाए हुए माइक्रोस्कोप के थ्रू। इन्होंने अपने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था जो रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से कई गुना ज्यादा था। तो इसके थ्रू इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया। इसके अलावा जेम्स बैप्टिस्ट डीली मार्क ने 1809 में ये कहा सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जेम्स बैप्टिस्ट डीली मार्क ने 1809 में क्या कहा कि सेल बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ के। जो मैंने आपको पढ़ा कि सेल किस तरह बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ के।
तो फिर मैथ श्लीडन बॉटनिस्ट 1838 में इन्होंने प्लांट सेल को 1838 में इन्होंने प्लांट को स्टडी किया और इन्होंने कहा कि ऑल he find out that all plant are made up of cell. मैथ श्लीडन ने एक बॉटनिस्ट थे, इन्होंने 1838 में ये फाइंड आउट किया कि जितने भी प्लांट है वो सेल से बने हुए हैं। फिर इसके बाद ट्यूडर श्वान ने जो एक ज़ूलॉजिस्ट है 1839 में ये फाइंड आउट किया कि ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। सबसे पहले मैथ श्लीडन ने ये फाइंड आउट किया कि जितनी भी प्लांट है वो सेल से बनी हुई। फिर इसके बाद ट्यूडर श्वान ने ये भी कहा कि जितने एनिमल है वो भी सेल से बने हुए हैं। इसके अलावा ट्यूडर श्वान ने जो है इन्होंने ये रिपोर्ट भी दिया कि सेल से आउटर एक थिन कवरिंग है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ही आल्सो कंक्लूडेड दैट द सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। ही प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस, इन्होंने एक हाइपोथेसिस भी प्रपोज की जिसमें उन्होंने कहा कि प्लांट और एनिमल की बॉडीज जो है वो सेल से बनी हुई है और सेल के प्रोडक्ट से बनी हुई है। इन्होंने कहा कि प्लांट की बॉडीज, ये प्लांट और एनिमल की बॉडीज सेल से बनी हुई है या सेल के प्रोडक्ट से। ये किसने कहा? ये ट्यूडर श्वान ने ये कहा कि जितने भी एनिमल है वो सेल से बनी हुई है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सेल की आउटर एक थिन कवरिंग है, तो इन्होंने इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। इसके अलावा इन्होंने ये भी फाइंड आउट किया कि सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि प्लांट और एनिमल के बॉडीज सेल या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी हुई है। अब 2 पॉइंट रह गए, इसके बाद हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इससे स्क्रीनशॉट लें। अब लास्ट 2 स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी के, और इसके बाद सेल थ्योरी को डिस्कस करेंगे और इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट को। तो रुडोल्फ विर्चू ने 1855 में कहा ओमनी सिल्वा ई सिल्वा। इन्होंने कहा न्यू सेल अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ फ्री एग्जिस्टिंग सेल। ये जितने भी नए सेल बनते हैं ये फ्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। ऑलरेडी हमारी बॉडी में जितने सेल मौजूद है, ये जो नई सेल बनते हैं ये इन ऑलरेडी फ्री एग्जिस्टिंग सेल की डिवीजन से बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद लीविस पास्चर ने 1862 में जब बैक्टीरिया को स्टडी करते हुए कहा कि ये जेनेटिक मटेरियल है, ये ट्रांसफर होता है पेरेंट सेल से डॉटर सेल में। इन्होंने कहा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये ट्रांसफर होता है पेरेंट सेल से डॉटर सेल में। अब ये 2 कॉन्सेप्ट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। लेट सपोज ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर बाइनरी फिजन हुआ। तो सबसे पहले ये जो हेरेडिटरी मटेरियल डीएनए ये क्या हो जाएगा? ये डबल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मेम्ब्रेन। इसके बाद ये इनवर्ट की तरफ ये इन्वेजिनेट हो जाएगा और इसके अंदर 2 कॉपीज बनेगी डॉटर सेल की। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? तो यहां पे बाइनरी फिजन में क्या हुआ? यहां पे प्रीली एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल बन गई डॉटर सेल। और दूसरा क्या हुआ? ये पेरेंटल सेल था, पेरेंटल सेल से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ ऑफस्प्रिंग में, इसके डॉटर सेल में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब सेल थ्योरी भी मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी में डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ 1 or more सेल। ये ट्यूडर श्वान और मैथ श्लीडन ने कही थी। ठीक है। अब पहला पॉइंट सेल थ्योरी का है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ 1 or more सेल। दूसरा पॉइंट है सेल एज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये किसने कहा था? ये जेम्स बैप्टिस्ट डी लामार्क ने कहा था।
ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। रोडोल्फ विर्चू ने कहा था सेल कंटेन द हेरेडिटरी मटेरियल व्हिच इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये लीविस पास्चर ने कहा था ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द सेल। अब सेल में जितनी भी एक्टिविटीज है ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, तो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी वो सेल के अंदर होगी। क्यों सेल के अंदर होगी? क्योंकि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, इसमें वाटर अवेलेबल है, तो रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट का काम करता है। और जितने भी कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, वो भी सेल के अंदर है, तो इसी वजह से जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी वो सेल के अंदर होगी। अब यहाँ पे मोस्ट डिबेटेबल क्वेश्चन है, बाज़ स्टूडेंट अपने प्रोफेसर से, अपनी टीचर से पूछते लेकिन इसको क्लियर आंसर नहीं मिलता। वो ये है कि सेल थ्योरी में हम कहते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मोर सेल। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वन या मोर सेल से बने होंगे। अब अगर हम वायरस को देखें तो वायरस सेल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सेल के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, हम जब वायरस पे वो अप्लाई करते हैं तो वायरस सेल नहीं है, वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है। वायरस को हम, ये वायरस है, ये वायरस हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है। न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल हम इसे इस वजह से कहते हैं कि इसका जो मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन से बना हुआ है, और इसके अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये बेसिकली न्यूक्लिक एसिड है, तो इसी वजह से हम इसको न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल कहते हैं। हम इसको सेल नहीं कहते, हम इसको पार्टिकल कहते हैं। अब आपको टीचर कहेंगे कि वायरस सेल थ्योरी को नहीं फॉलो करता। अब आपसे टीचर कहेंगे कि वायरस आर द एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी, लेकिन वायरस एक्सेप्शन नहीं है सेल थ्योरी का, वायरस फॉलो करता है सेल थ्योरी को। अगर वायरस एक्सेप्शन होता तो वायरस आउटसाइड ऑफ द सेल भी इन्फेक्शन शो करता। अगर वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता तो जब वायरस आउटसाइड ऑफ द सेल होता है तो वायरस तभी भी इन्फेक्शन शो करता। लेकिन वायरस ओनली एंड ओनली तभी इन्फेक्शन शो करता है जब वो सेल के अंदर होता है। तो जब वो सेल के अंदर होता है तो होस्ट कि सेल को अपने कंट्रोल में लेता है, तो तभी इसके पास एक प्रॉपर सेल होता है। जब वायरस इन्फेक्शन शो करता है इनसाइड द सेल तो इसके पास एक स्पेसिफिक सेल होता है। मैंने कहा कि इसके पास किस तरह स्पेसिफिक सेल होता है, जब वायरस किसी भी चीज पे अटैक करता है, किसी भी सेल पे अटैक करता है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो इस सेल को अपने कंट्रोल में लेता है, वो सेल को अपने कंट्रोल में लेता है। तो होस्ट की सेल वायरस की सेल के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक चलता है, तो वहां पे वायरस के पास सेल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी वजह से वायरस ने इन्फेक्शन शुरू की। अब ये सेल से बाहर आया, जब ये सेल से बाहर आया तो वायरस क्रिस्टलाइज भी होता है नॉन लिविंग थिंग की तरह, एक्सक्रीट भी नहीं होता, रिस्पायर भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब वायरस के पास सेल नहीं है। तो आपको टीचर कहेंगे कि भाई वायरस आर द एक्सेप्शन, लेकिन वायरस एक्सेप्शन नहीं है। वायरस जब भी इन्फेक्शन शो करता है तो वो सेल के अंदर शो करता है। क्यों सेल के अंदर शो करता है? क्योंकि वो सेल को अपने कंट्रोल में लेता है। अगर वायरस सेल थ्योरी को नहीं फॉलो करता तो वायरस आउटसाइड ऑफ द सेल भी इन्फेक्शन शो करता, क्योंकि वायरस के पास तो सेल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने बहुत से कॉन्सेप्ट पढ़े। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।